आज आपके लिए भी बहुत गौरव का दिन है। दो स्टूडेंट जो अब आरजेएस बन चुके हैं वो आपके बीच हैं। आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। आपके बीच अनीता और रजनी हैं। इसी आरजेएस 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ। जैसे आपने संघर्ष किया है ऐसे ही इन बच्चों ने भी संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम निकला कि आज ये आप लोगों के सामने यहाँ बैठे हैं। भगवान करे आप सबके जीवन में ये समय ज़रूर आए, क्योंकि इसी समय के लिए आप लोग भी संघर्षरत हैं। उधर राजकमल बैठा है, तो राजकमल ने भी इस बार मेंस दिया, इस दिव्या ने भी दिया। तो ये बच्चे भी चाहते हैं, इनका इस बार नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा। तो ये जो समय है इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का, आप सोच नहीं सकते कि जो खुशी इनको मिलती है। समाज में हर जगह ये जो इनकी खुशी है वो इन्हें अलग ऐसा लग रहा होगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। लोगों का व्यवहार बदल जाता है। हर व्यक्ति आज इनसे बात करना चाहता है। ये ऐसे ही स्टूडेंट हैं जैसे आप हो। ऐसे ही एक दिन आपके जीवन में भी ये समय आएगा और इस समय को लाने के लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी चाहिए। बस इनके मन में ये था कि नहीं, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। और यही आप लोगों के दिमाग में भी होना चाहिए। और जब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो ये मानिए कि एक न एक दिन आपके जीवन में भी ये मंजिल अवश्य आएगी। समय लग सकता है, ऐसा संभव है कि एक चांस में ना हो। जैसे रजनी का ये सेकंड अटेम्प्ट था, अनीता का ये तीसरा अटेम्प्ट था, लेकिन इन बच्चों ने छोड़ा नहीं, तय कर लिया भाई हमें बनना है। अभी कुछ स्टूडेंट इंटरव्यू से वापस आ गए और कुछ क्या, ज़्यादा संख्या में करीब 40-1,000 स्टूडेंट बैठे। उनमें करीब 1500 स्टूडेंट ने मेंस दिया, 360 इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए और उसमें से 240 स्टूडेंट वो थे जो फेल हो गए। फेल न कह के मैं ये कहूँगा कि वो आरजेएस में वो अपना स्थान तय नहीं कर पाए। कई कारण हो सकते हैं, कहीं इंटरव्यू में नंबर कम हो सकते हैं, कहीं किसी पेपर में नंबर कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। वो 240 भी बनना चाहते हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, नए आएंगे। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि यदि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी वो लोग प्री नहीं पास कर पाए, मेंस नहीं कर पाए, इंटरव्यू दे के आए हुए पिछले बार। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इन 240 में जरूरी नहीं है कि ये 240 सारे पहुंच पाएंगे। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों में से पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी के जीवन में ये क्षण आए, ऐसी मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और सबसे ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है ये। क्यों? क्योंकि आप में एनर्जी भर जाती है। इन्होंने तो अपना लक्ष्य छू लिया, लेकिन आप में एक ऊर्जा भर जाती है। अरे भाई, हमारे जैसी ही तो हमारी बहनें हैं। ये आपके दिमाग में आएगा। जब आपके दिमाग में आएगा तो आपके मन में एक ललक पैदा होगी, नहीं मुझे भी करना है। मुझे याद है कि जब मैं कहीं पढ़ता था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो हमारे गुरुजी भी ऐसे बहुत सारे
सिविल सर्वेंट जजेस को बुलाया करते थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था एक बार हाथ मिला लें इनसे, ऐसा हमें लगता था। और मिलाते थे तो फिर उनसे कभी कभी फ़ोन करते, बातें करते, तो अच्छा लगता। आपके लिए दिन है, इनका स्वागत तो मैं अकेला भी कर देता, लेकिन आपके बीच ये है तो ये मान लो कि ये आपका दिन है, इनके साथ में ये आपका दिन है। एक बार और दोबारा इनका जोरदार तालियों से स्वागत। हेलो एवरीवन, थैंक यू सर आपको यहाँ बुलाने के लिए। ये तो नहीं समझ आ रहा स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, पर मैं एक किस्सा ज़रूर बताना चाहूँगी। हम लोग भी आपकी तरह बैठते थे और सर किसी ना किसी को बुलाते रहते थे, तो हम लोग उनको देख के ऐसा फील करते थे यार एक दिन हमारा भी आएगा और हम सामने खड़े होंगे और इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होके कि वो दिन मेरा आ चुका है, और मैं कामना करूँगी कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी ये दिन ज़रूर आए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कॉलेज में तो सब अच्छे ही होते हैं सब आराम से रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, इतना करियर की स्ट्रेस नहीं होता है। तो मैं स्टार्ट करूँ तो जब मैंने 19 में मैं कंपनी सेक्रेटरी मेरा उस टाइम हुआ ही था, तो मुझे कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं आरजीएस करूँगी। लॉ मैंने सिर्फ अच्छे पैकेज के लिए लिया था सीएस के साथ। तो मैं लास्ट जब एग्ज़ाम देने गई थी 2019 का, मेरे घर वालों ने मुझसे फॉर्म भरवाया था और वहाँ मेरे को ना सीआरपीसी आईपीसी सिर्फ कुछ भी इतना नहीं पता था। सिर्फ मैंने गोले 1 2 3 4 अपने मन से भरे, आधे घंटे में सारे गोले भरे और 1.5 घंटे में सोई कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो और मैं जाऊँ। उसके बाद मैंने सीएस में 15 दिन इंटर्नशिप करी, तो मुझे आगे स्कोप कम दिखा, तो मैंने फिर जुडिशियल सर्विसेज पे फोकस किया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, आपको पता नहीं होता आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाएगी। एक एग्जाम था लास्ट टाइम का जब मैं 1.5 घंटे तक सोई हूँ, और ये वाला एग्जाम का दिन था जब मुझे ऐसा लगता था प्रीलिम्स मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपके भगवान ने रास्ते देखे हैं, तो आप फेथ रखिए और उस पर कंटिन्यू करिए। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन 19 में चालू करी थी, उसके कोविड की वजह से वैकेंसी नहीं आ पाई। 1 साल प्रिपरेशन करी, 2 साल फिर सेल्फ किया मैंने। तो आप लोगों के लिए मेरी यही एडवाइस है कि आप अभी से, आप कॉलेज में हैं तो अभी से आप जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं सीआरपीसी आईपीसी, इनको बुक से पढ़िए, ताकि मेरे जैसे एक फ्रेशर जैसा आपको फील नहीं हो और जब भी वैकेंसी आए आप अच्छा कर पाएं। तो बेसिक सब्जेक्ट्स है उनको, डायरेक्ट तो आपका कोर है, बाकी आप बुक्स रेफर करिए, क्योंकि डायरेक्ट से आप कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं। और आप चाहे लॉ में जाए प्रैक्टिस करें या फिर आप जुडिशरी में आए, आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए क्यों हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्यों है। और बाकी डायरेक्ट्स और टीचर्स की आपको हमेशा गाइडेंस रहती है। इंग्लिश हिंदी के लिए मेरा यही रहेगा, अपनी थॉट प्रोसेस बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर हमेशा रेफर करिए। हिंदी का द हिंदू हिंदी का आप पत्रिका कर सकते हैं, इंग्लिश का आप द हिंदू, कोई भी, क्योंकि बाद में आपको अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने का टाइम नहीं लगा। मुझे सफिशिएंट इसलिए मिला क्योंकि कोविड आ गया था, तो मैं कर पाई। तो इंग्लिश हिंदी के लिए आप वो करिए, बाकी लॉ सब्जेक्ट्स पे आप अपने फोकस रखिए और अभी से डिटरमाइंड हो जाइए कि आपको क्या करना है, क्योंकि फिर कभी कभी अपन को बहुत लेट रियलाइजेशन होता है कि क्या करना है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे अब मानने को दिया तो मैंने पहले भी था, पर मेरा ये इस अटेम्प्ट में मेरा ये मानना था कि मैं अभी से पढ़ने लगी हूँ और मैं इसमें बेस्ट दूंगी, कि मैं फिर अब बार बार अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगी, मैं बार बार सेक्रीफाइसेस नहीं करूंगी। तो मुझे जितने करने हैं मैं अभी इसी वैकेंसी में कर दूंगी। तो आप अगर हार्डवर्क करते हैं आपको रिजल्ट्स हमेशा मिलेंगे। तो प्लीज़ डिटरमाइंड हो जाइए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स को इतनी रिस्पेक्ट मिलती, इन 10-12 दिन में ही मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि लोग मुझे, मेरे पेरेंट्स को इतनी रिस्पेक्ट देंगे या ऐसे बोलेंगे कि जज के फादर हैं, या एक वो बहुत अलग फीलिंग है। तो आप अभी से डिटरमाइंड हो जाइए, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करिए। और 2 या 3 साल का फेज लगता है, ज़्यादा कुछ लंबा फेज भी नहीं है। 2 या 3 साल तो इतना बड़ा एग्जाम है, आपको देने पड़ेंगे। बाकी गाइडेंस के लिए आपके हमेशा सीनियर्स होते हैं। आजकल इंटरनेट पे भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है। बाकी आप लाइव लॉ वगैरह भी रेफर कर सकते हैं लॉ की एप्लीकेबिलिटी समझने के लिए। और कुछ भी नहीं समझ में आता तो बेफिक्र होकर पूछिए, क्योंकि आपका अपना फायदा हो रहा है। इसलिए थैंक यू बुलाने के लिए सर। फीलिंग्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो फीलिंग्स हमारी हो या किसी और की हो या किसी और की हमारे प्रति हो,
या हमारी किसी और के प्रति हो, यही जीवन में सबसे ऊपर है, फीलिंग्स। अभी इन्होंने, मैडम ने बताया कि ये इन्होंने बहुत ही छोटा सा अंश आपके सामने रखा है। फीलिंग्स तो ये बता ही नहीं पाई, क्योंकि वो बताई ही नहीं जा सकती। अगर बताई जाती तो शायद उसे फीलिंग्स ना कहे थे। इनको कितना गौरव हासिल हुआ होगा जब इनको ये बात पता चली कि मेरे पापा को ये कहा जा रहा है, अरे ये देखो इनकी बेटी जज बनी है, अरे आपकी बेटी जज बनी है। जो अभी नई जज बने ना, जिनकी फ़ोटो आई है अखबार में, ये उनके पापा हैं। और हर माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरी पहचान मेरे बच्चों से बने। वो फीलिंग्स ये आपको कैसे शेयर कर सकती हैं? नहीं की जा सकती, वो कि वो फीलिंग है। यही सपना लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। और एक महिला होकर के, एक लड़की होकर के, एक बेटी होकर के ये मुकाम हासिल करना, ये अपने आप में एक गौरव है। मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये गौरव और ये फीलिंग्स हम कैसे अचीव कर पाएंगे? और आपके मन में भी बहुत सवाल होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि विद्यार्थियों के मन में सवाल ना हो, जब उनके सामने उन्हीं का प्रतिबिंब एक बैठा हो और वो मंजिल सामने देख रहे हों जिस मंजिल पे हम लोग जाना चाह रहे हैं। वहाँ पहुँच के कैसा लगता है, हम वहाँ कैसे पहुँचें, हमारे साथ ये कठिनाइयाँ हैं। क्या आपने कोई कठिनाइयों का सामना नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना किए बिना उस मंजिल तक पहुँच जाए? उन्हीं कठिनाइयों को लेकर के, या आपके साथ कोई कठिनाइयाँ हैं, कोई परेशानियाँ हैं, आप इनके साथ साझा कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो सक्सेस को लेकर के, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। यही बात है, हम तो आपके साथ हमेशा हैं ही। और एक दिन, जैसा कि मैडम ने कहा कि जब ये वहाँ होते थे तो सर यहाँ इसी तरह से बुलाते थे जैसे आज ये आए। और इनके अंदर ये था कि काश कल को हमें भी ऐसे ही बुलाया जाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अभी आप सब जो बैठे हुए हैं उनमें से बहुतों ने यही सोचा हुआ है कि देखो आज हमें नीचे उतर के इनके स्वागत के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। पर क्यों? क्योंकि कल आपके लिए भी खड़े होंगे। इसीलिए तो ये तो जीवन है, यूं ही चलेगा। आज हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कल हमारा सम्मान होगा। ऐसा कभी मत सोचना कि हमारा सम्मान नहीं होगा। हो सकता है हमारी मंजिलें अलग हो, लेकिन सम्मान हर मंजिल पे होगा। बस पहुंचने का जज्बा आपके साथ होना चाहिए। तो आपके जो भी प्रश्न हैं, अब हम वो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। खुल के बात करिए, अभी आप कर सकते हैं। जब ये सीट पे बैठे होंगे तो शायद इतनी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं आपके मन में, भाई आप कैसे सोते हो, कैसे खाते हो, क्या क्या करते हो, जनरल जैसे मित्रों से पूछते हैं ना, ऐसी बातें आप इनके साथ कर सकते हो और पूछनी चाहिए। ये आप मान लो कि ये आपकी सीनियर बहन है, आपकी बड़ी बहन है, दोनों आपकी बहनें हैं, ठीक है ना। तो जो बात भी आपके मन में आ रही है, और ये माइक जब पूछो तो आप अपने पास रखिए, वापस इनको दे के। और अनीता और रजनी में से जिससे भी आपका प्रश्न हो कि आप कह सकेंगे कि मेरा प्रश्न अनीता दीदी से है या रजनी दीदी से है, इस तरह के संबोधन से आप प्रश्न कर सकेंगे। कौन पूछना चाहते हैं सबसे पहले? मैम, एक डेली शेड्यूल की बात होती है और कंसिस्टेंसी कभी कभी हफ्ते भर या 10 दिन बाद लगता है कि आज 10 दिन में बहुत पढ़ लिया है, तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, या उस चीज़ को कंसिस्टेंटली कैसे कंटिन्यू करें। और मैम एक और क्वेश्चन है, पहले आप ये बता दीजिए तो फिर मैं। ये सब होता था कि कंटिन्यू सिटिंग देना बहुत बड़ी बात होती है कि आपसे नहीं हो, ऐसे लगता है कभी कभी यार बस अब नहीं कर सकते, अब नहीं होती ये चीज़ें। बट आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हर मिनट करना पड़ेगा, हर पल करना पड़ेगा। और ये मैंने भी किया है कि हमेशा ये सोच के अपने आप को स्टडी में लगाया कि यार मुझे उस डाइस पे बैठना है, वो सपना सच करना है, अपना और अपने पेरेंट्स का सपना सच करना है। तो वो ही पावर आपके अंदर धीरे धीरे जनरेट करेगा कि आपको सिर्फ स्टडी में लगे रहना है। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप RJS बनेंगे। कंसिस्टेंसी के लिए तो देखो सिंपल सा है कि आप है ना ये सोच लो कि या तो आप
3 साल दे दो या आप 6 साल दे लो, तो वो जो डर लगेगा ना आपको कि या तो मैं 3 साल में ही कर लूँ या मैं 6 साल तक पढ़ता ही रहूँ, तो आप 6 घंटे की जगह उधर ही डबल कर दोगे। तो वो चीज़ आप करना कि या तो मैं 3 दे दूँ या मैं 6 दे दूँ, तो उस हिसाब से आप मैनेज करो। मेरा शेड्यूल हमेशा, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी तो मैं 7 to 10 लाइब्रेरी जाती थी सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन में। पर मैं ये नहीं कहती कि कंटिन्यूसली पढ़ाई होती है, पर मेरे अंदर डर इतना था कि मुझे इसी बार एग्ज़ाम निकालना है, तो संडे के दिन मैं घिसती रहती थी, बैठी रहती थी, पर मैं बाहर नहीं जाती थी। पर मैं नहीं चाहूँगी आप वो सब चीज़ करो। प्लीज़ संडे के दिन 3 या 4 बजे तक पढ़ के थोड़ा आप रिलैक्स रहो, ताकि लंबा पीरियड है आप करते रहो। पर फाइनल ईयर बेस्ट है, बहुत से बच्चे अभी सेलेक्टेड हैं जो 21 में उनकी ग्रेजुएशन हुई है और अभी वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो आप ऐसे कर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में जब लोग सोशल डायलेक्ट्स के बारे में, मतलब जो डायलेक्ट्स हैं राजस्थान के, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको प्रॉपर डायलेक्ट्स नहीं आते हैं या वो कस्टम्स के बारे में पता नहीं होता है, तो उन चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता है अगर आप इंटरव्यू में उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते तो? नहीं, आपको कभी सिर्फ आपको ऐसे राइटिंग के अंदर पूछते हैं राजस्थान के बारे में, वो आपको टीचर्स उस टाइम पे 5, 6, 7 ऐसे प्रिपेयर कराते हैं, वो सफिशिएंट है। फिर आप किसी स्पेशली ऐसी जगह से, जैसे मुझसे इंटरव्यू में पूछा था राजस्थान की 2-3 लैंग्वेजेस बताओ, तो इंटरव्यू वो मेंस के टाइम में मैंने पढ़ लिया थी राजस्थान की बोलियाँ, तो वो हो गया था, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बच्चों की हिंदी भी एवरेज होती है, इंग्लिश भी एवरेज होती है, बस अपन को बेटर करना होता है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ दूं, 3 पेपर हैं आपका, एक लॉ ऑफ क्राइम का है, सिविल लॉ है, और जो थर्ड पेपर है ना, जिसे मैं एक पेपर मानता हूँ, वो लैंग्वेज का पेपर है। वो हिंदी और इंग्लिश का पेपर नहीं है मेंस में। प्रीलिम्स में वो हिंदी इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि प्रीलिम्स में ग्रामर आती है। जब आप मेंस पढ़ रहे होते हो ना, तो वो हिंदी इंग्लिश का पेपर नहीं है, वो लैंग्वेज है, जिसमें आपको कंटेंट देने हैं, ऐसे के कंटेंट। और ऐसे का मतलब है, जैसा कि अभी रजनी ने कहा, कि आपको जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, एडिटोरियल पार्ट पढ़ लो रोज़ाना अखबार का, तो आपको ऐसे की अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अब चूंकि डेली पढ़ रहे हो, तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो आप स्वतः, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सुधर गया है, ठीक है ना। तो वो एक तरह से वो अलग पार्ट है। अच्छा, दिक्कत क्या आती है कि मान लो आप हिंदी के ही सर पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश के मैडम पढ़ा रही हैं, तो उनके लैंग्वेज पे तो बहुत अच्छी कमांड है, लेकिन जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ से आए। तो बेहतर है कि आप एक इंग्लिश का या और हिंदी का जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें संपादकीय पढ़ रहे हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे लिखना है, आपको लिखना आ जाएगा। आपका जो माइंड है अपने आप बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो वो ऐसे का पेपर है, ठीक है ना। मेरा तो एक प्रश्न है सभी बच्चों की तरफ से कि मैम, एक ये मिथ है या फिर ये सच है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के सामने एक समस्या आती है कि उनके पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं मिल पाता एज कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम, तो क्या ये सच है? क्या हिंदी मीडियम्स के पास बुक्स कम है मार्केट में, या उन्हें किस पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि इंग्लिश में तो हमने भी देखा है, अगर हम लोग नेट को सर्च करते हैं तो इंग्लिश में मटेरियल ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू हिंदी। उसके बारे में आपने कैसे तैयारी करी? आपने कोई ऐसी कौन सी बुक्स को आपने रेफ़र किया, उसके बारे में आप बताइए। सर मेरी माने तो मुझे ये सच ही लगता है, क्योंकि हिंदी में मटेरियल बहुत कम मिल पाता है और इंग्लिश में बुक्स भी अवेलेबल होती है, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए तो वो बुक भी है तो फिर इंग्लिश की लेनी पड़ती है मजबूरी में भी। फिर उसको रीड करना एक तो सबसे बड़ा टास्क वही हो जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो मैंने तो सर के नोट्स भी प्रेफर किया और मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ, हमेशा से मैंने खुद के नोट्स बनाए और मैं अपडेट भी किए हैं। मैंने जगह जगह से चीज़ें उठाई हैं, जैसे नेट से ली है, लाइब्रेरी में कॉलेज से बुक्स वगैरह ली हैं, या सर से भी थोड़ी चीज़ें मैंने पूछी। मैंने कहा जो चीज़ें आपको जहाँ से मिल रही है मैंने उनको अपडेट करती गई हूँ अपने नोट्स को, मैंने उसी से ही पूरी पढ़ाई की है। और बुक्स आप पढ़ते हो पर आपको ये नहीं पता चलता कि क्या चीज़ें उसमें से पढ़ी जानी चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि आपको पढ़ना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। पूरी बुक तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको सर ही सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ उसमें से पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप नोट्स प्रिपेयर करें अपने, उसी से ही आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें आप ट्रांसलेट भी कर लेंगे कुछ चीज़ों को। और कुछ तो इतना भी नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती है, उनको इतनी तो आती है कि वो अपने लेवल पे उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकें।
तो इसलिए थोड़ा अपना आंसर का ही पूरा, वो राइटिंग का ही पूरा खेल है इसके अंदर, नोट्स ज़रूरी है बनाना। जहाँ तक किताबों का सवाल है, अब कोई मटेरियल की कमी नहीं है। हिंदी मीडियम में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं तो ये मानता हूँ इंग्लिश से कहीं ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हिंदी के राइटर बहुत ज़्यादा हो गए। पहले इंग्लिश में कुछ कम लोग लिखा करते थे, तो बुक्स की तो कोई समस्या अभी है नहीं। अब रही बात नोट्स की, तो मेरा अपना इतना लंबा जो अनुभव है उसके अनुसार ये मैं मानता हूँ कि आपकी एक बार बेयर एक्ट की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके नोट्स बनने चाहिए और उसका डिटेलिंग होनी चाहिए। रजनी सर हिंदी के लिए तो मेरे हिंदी ऐसे में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं इंग्लिश से, क्योंकि अपन अपने जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक कोई आईएएस है, मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर रही, उन्होंने बुक लिखी थी, तो मैंने वहाँ से एसेज को स्टोरी की तरह लिखना सीख लिया था। क्योंकि मैं ये देखती थी एसेज आपको टीचर्स लिखवाते हैं, बहुत हेल्प है, कंटेंट वहाँ मिल जाएगा, पर उसको याद करना बहुत टफ हो जाता है। तो स्टोरी की तरह मैं फ्रेम करने लग गई थी कि पहले टॉपिक लिख दिया, फिर 2-4 सवाल बना दिए कि ऐसा क्यों है। मैं बोल रही हूँ आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे वर्ड्स यूज़ करना वहाँ से, जैसे इंग्लिश में ईडियम्स होते हैं या हिंदी में भी न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छी लाइनें वो लिखते हैं, उससे आप उसी से अपनी लैंग्वेज आपकी पहले ही इंप्रूव हो जाएगी, फिर आपके पास मटेरियल होगा और उसको आप अपने तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। लैंग्वेज आपकी अच्छी है, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट आपने उठाया, अपने तरीके से लिखो और वो हो जाता है। इतना बस फोकस अपन को करना है, पर ऐसे नहीं सोचना कि बहुत बच्चे होते हैं जो अपना वीक पॉइंट है उस पर फोकस करो। मैम का हिंदी मीडियम से होने के बाद भी उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी तो मेरे को आती भी नहीं थी। मेरे पापा मुझे हिंदी में नंबर बोलते थे तो मैं उसको मैसेज लैंग्वेज में लिख लेती थी कि 32 बोल रहे हैं, 35 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। डर लगता था कि पापा डांटेंगे, तुमको इतनी सी नहीं आती और तुम अफसर बनोगे, तो मैं उनको मैसेज लैंग्वेज में डर के मारे लिख लेती कि 35, बस मैसेज में। फिर किसी से ट्रांसलेट करवाती थी कि पापा ने क्या नंबर बोला है, प्लीज़ बता दो, पापा से तो डर लगता है। तो फिर बाद में मैंने अपनी लैंग्वेज पे फोकस किया, इम्प्रूव करी और वो अच्छी हुई। तो आप भी कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये अभी वाकई में दिक्कत आ रही है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, उन्हें 1 2 3 4 5 20 तक तो आते हैं या 30 तक तो आते हैं। अब उन्हें कहो 39 तो आता है लेकिन 39 नहीं आता, ये एक विडंबना है, जबकि हमारी मदर टंग है। तो ये क्या है कि धीमे धीमे अभी इन बच्चों की किसी की कमी नहीं है, ये स्कूलिंग की समस्या है, ये स्कूलिंग की समस्या है। और आप ध्यान रखो कि 3 पिलर हैं, एक लैंग्वेज, एक अपने आप में एक पिलर है। आप दोनों को मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तो इनको आप एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं या सेलेक्टिव पढ़ते हैं या पूरा गो थ्रू करते हैं? किस तरह से हम मेजर सब्जेक्ट्स को अपना कमांड बनाएं, किस तरह से हम इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स पे हम प्रिपेयर करें, कैसे नोट्स बनाएं, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रेटेजी बना के चलें मेजर सब्जेक्ट्स पे, उस पर आप थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट टाइम तो एक बार तो मेजर एक्ट को पढ़ना ही पड़ता है पूरा का पूरा, क्योंकि आप जब तक उसको शुरू से लेकर एंड तक नहीं पढ़ देंगे तब तक आपको पूरी तरह क्लियर नहीं होगा। अगर आप पार्टीशन में पढ़ेंगे ना उसको, कि मान लिया आपने पहले एक पार्ट पढ़ लिया, फिर आप थोड़ा उसको बीच वाले पार्ट को छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पे चले गए, तो आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ चल क्या रही है। तो फर्स्ट टाइम तो एक बार तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको समझने आने लगती है कि क्या चीज़ें काम की हैं और क्या नहीं है। सर ने हमें जब सीआरपीसी पढ़ाई थी, उन्होंने सबसे पहले हमें इंडेक्स याद करवाया था। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हर मेजर एक्ट का, माइनर एक्ट का इंडेक्स है, आपको इंडेक्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मैं सीआरपीसी पढ़ती हूँ तो मैं ना आगे से सिर्फ फर्स्ट जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो सबसे पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद सीधा पीछे चले जाती हूँ 27 पे, क्योंकि मुझे वहाँ से वो इंटरेस्टिंग लगती है और पढ़ने में मुझे बहुत मज़े आते हैं। अगर मैं जैसे स्टार्टिंग से लेके चलूँ तो मुझे थोड़ी बोरियत होने लगती है बीच वाले पार्ट पे, तो इसलिए मैं उसको एंड में लेना प्रेफर करती हूँ और सबसे पहले मैं लास्ट वाले पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी वही लगता है। तो इस रीज़न से मैं पीछे से पढ़ती हूँ उसको, पर स्टार्टिंग में सबसे पहले पूरा पढ़ना है, इंडेक्स रेडी करना है, चीज़ें समझनी है क्या है उसमें और क्या नहीं है, और फिर इंपॉर्टेंट एरिया अपने आप ही पता लगने लगता है और सर भी बताते रहते हैं कि इधर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो
तो आपके माइंड में अपना आप सेट होने लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट एरिया, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये कम इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी यही होता है कि कहीं से कोई टाइटल पूछ लेता है या सेक्शन पूछ लेता है, तो एक बार को वो इंडेक्स हेल्प करता है आपकी सारी की सारी, तो वहाँ के लिए तो आपका इंडेक्स हो गया। मेंस में सेलेक्टिव चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसके लिए आप सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना अभी से शुरू करें, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, डीपली पढ़ लेती थी, वो सबसे गलत चीज़ है। सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलेक्टिव पढ़ोगे बहुत अच्छा याद रहेगा, जितना अच्छा याद रहेगा उतना अच्छा आप वहाँ लिख पाओगे। तो मैंने तो ये स्ट्रेटजी फॉलो की है। प्रीलिम्स के लिए आपको है ना पूरा पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट, तो क्योंकि आप अभी वाला पेपर चेक करोगे तो मिसलिनियस जो चीज़ें होती हैं जो मोस्टली अपन छोड़ते हैं लास्ट वाले सेक्शंस, उन्हीं में से पूछा है, चाहे रेंट कंट्रोल हो चाहे जे हो। तो एक बार तो आपको डायरेक्ट पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैं डायरेक्ट से पढ़ती थी, पर मैंने हर एक मेंस जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर मैंने कभी भी बुक से रेफर नहीं किया, पर मेजर सब्जेक्ट्स के मैंने एक अलग बुक कॉपी बना रखी थी। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सीआरपीसी में 311 सीआरपीसी या फिर एफआईआर का पार्ट इंपॉर्टेंट है। आईपीसी मैंने बुक से सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वाला, तो ऐसे टीचर्स अपन को बता देते हैं कि वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर वो अपनी ड्यूटी है कि अपन घर जाएं और उसको बुक से डीपली पढ़ें, क्योंकि वो ये टीचर सिर्फ अपना हाथ पकड़ सकते हैं, चलना तो फिर अपन को ही है। तो उस तरीके से पूरा मत पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तो अपन को कुछ भी याद नहीं होगा। डायरेक्ट कोर रखिए और इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनको आप बुक से ज़रूर रेफर करिए, तो कि आपको समझ में आएगा कि ये कैसे यूज़ हो रहा है। बस यही था। थैंक। आज के कार्यक्रम का समापन करें या किसी को और कुछ पूछना है? रजनी, एक क्वेश्चन मेरा और है कि आप अभी हाई कोर्ट में इंटरव्यू दे के आए, तो हाई कोर्ट के इंटरव्यू का आपका अनुभव कैसा रहा? और चूंकि यहाँ पे भी आपने राजस्थली के भी इंटरव्यू दिए, तो उनसे क्या चेंज महसूस किया आपने? इंटरव्यू के टाइम पे डर तो लगता है, सबको लगता है, पर आप काफ़ी सारे मॉक देते हैं तो आपको वो आपका डर निकल जाता है। मेरा ये था कि भाई अपन इंटरव्यू तो देते हैं, पर सर ने जैसे जजेस बुलाए थे तो मुझे ऐसा लगता था उनके सामने बैठने का मुझे डर निकल जाएगा, क्योंकि सब बहुत रिस्पेक्टेड थे और उनसे फियर तो आता ही है, पर वो इतना कंफर्टेबल करे मुझे यहाँ पे कि वो डर निकल जाता है। हालांकि फर्स्ट मॉक में मुझे डर था, सेकंड मॉक में मुझे डर था, इंटरव्यू वाले दिन भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उस दिन का, मैं वॉशरूम में थी और वो मेरा रोल नंबर अनाउंस करने लग गए, तो मैं भागी गई और मैंने बोला सर मुझे 2 मिनट जाने तो दो वॉशरूम। तो वो कहते नहीं, हाईकोर्ट जजेस आपका वेट थोड़ी करेंगे। तो मैं गई और पता नहीं शायद भाग के गई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे वहाँ बोला कि वाई यू वांट टू जॉइन जुडिशियल सर्विसेज। तो मैं ब्लैंक हो गई, मैंने सर बोल के मैं चुप हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला पानी पियो बेटा, फिर मैंने पानी पिया। फिर उस टाइम में मेरा माइंडसेट ये हो चुका था कि मेरा इंटरव्यू तो ख़राब हो चुका है, अब मैं हंस के आंसर दे के घर जाती हूँ। पर वो डर मेरे अंदर फिर वहाँ भी निकल गया और यहाँ 2 मॉक मैंने दिए उसके अंदर भी निकल गया। फिर वो काफ़ी हम्बल और काफ़ी स्वीट थे, तो फिर मेरा इंटरव्यू में डर तो निकल गया था कि अब तो गेम तो अपनी ख़त्म हो चुकी है, अब हंसो और आंसर दो और घर जाओ। तो मैंने काफ़ी लाइटली लिया और अच्छे से आंसर्स दिए। लेटेस्ट बहुत सी चीज़ें मुझसे 8 या 10 लेटेस्ट जजमेंट पूछे थे, बेल को लेके सतेंद्र कुमार अंतिल और ऐसे काफ़ी लेटेस्ट पूछा। तो आप मैं इसीलिए कहती हूँ न्यूज़पेपर पे रहिए। जैसे अभी यूएस के अंदर अबॉर्शन को हटा दिया गया है, तो उसके अंदर केस लॉ का नाम मुझसे पूछा गया था, रॉय वर्सेस वर्डे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, मेरा इंटरव्यू पूरा लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे था, तो अभी आप उसी पे फोकस करिए और मॉक जितने हो दीजिए। और स्पेशली वो लोग मॉक ले रहे हैं जो लोग वहाँ बैठते हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प करा। मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं कितने खतरनाक होते होंगे, पर सर के मॉक दिए तब मुझे समझ में आया कि वो लोग बहुत हम्बल हैं और बहुत स्वीटली आपसे डील करते हैं। थैंक यू। अनीता से भी है कि कैसा लगा, और संयोग है अनीता क्या है कि मेरे से काफ़ी लंबे समय से क्लासेस लेती रही है, और लेकिन इसकी एक अच्छी बात मैंने ये देखी, जैसे रजनी को तो खैर कम समय में वो सफलता मिल गई, 19 में शुरू किया इसने और पास हो गई, जल्दी पास हो गई। अब चूँकि अनीता का मीडियम हिंदी था और टेक्निकल लैंग्वेज भी है, तो अनीता ने बहुत मेहनत की और अनीता के बहुत सारे आपको एक्ट सुनाने वाले वो पढ़े हैं, मेरे फेसबुक पेज पर पढ़े हैं, वो आप देखिएगा। तो वो सारा सुनाती थी,
तो ये सब चीज़ें जो जर्नी थी ना, इसकी एक अच्छा गुण ये था कि इसकी कंसिस्टेंसी थी, और ये भी गुण था कि भाई क्लास में जैसे मैं पूछा करता था भाई किसको करना है, तो ये कभी पीछे नहीं हटी कि भाई ठीक है नहीं मुझे नहीं करना, नहीं सर आप मैं नहीं करना चाहती। तो ये उसमें जितने लोग होते थे तो उनमें हमेशा बेस्ट करने की कोशिश की। तो इंटरव्यू का क्या अनुभव रहा और यहाँ का मैं क्या अनुभव रहा, इसको भी एक बार। जैसे कि सर ने कहा कि स्टार्टिंग से जो मैंने डायरेक्ट सर ने हमको याद करवाया, सर ने कहा कि एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और मैं यहीं खड़े होके वहाँ पे राजस्थली में वहाँ कंटिन्यूटी में मैं डायरेक्ट सुनाने होते थे और वो याद भी होते थे। उससे जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ता था ना, वो सच्ची में बहुत अच्छा था कि लोग हमसे पहले तो ये लगता था कि कोई कुछ पूछ लेगा, यार मुझे आएगा नहीं आएगा, तो हम पहले तो ये वाला सीन था। फिर धीरे धीरे सर की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो हम लोग सुनाने लगे, तो लोग अब आके हम कहते यार तुम्हें तो इतना इतना याद है। मैं कही ये तो प्रैक्टिस की है ना, घर पे एक एक चीज़ लिख लिख के याद की है। सबसे बड़ी चीज़, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा टाइम तक वो याद रहेगा। और इंटरव्यू के टाइम पे मुझे इतना तो पता था कि जो भी है अपना 100% देना है। मैंने स्टार्टिंग से जब ये वाला मेन शुरू किया था, मैंने ये वाला जो आई थी वैकेंसी, मैंने उसी दिन सोच लिया था मेरे को मेरा 100% देना है, इसके बाद मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अपनी लाइफ कहीं ना कहीं जी ही नहीं रही हूँ, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं इसके पीछे, ऐसे साल निकल जाते हैं इस तैयारी के चक्कर में। ऐसे फील होने लगा था यार अपनी ज़िंदगी ही नहीं बची है कुछ भी, सिर्फ किताबें पढ़ाई और कुछ भी नहीं, कहीं आना जाना नहीं। तभी से सोच लिया था 100% देना अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्री निकला इसी तरीके से, मेंस में भी मैंने यही सोचा था कि यार 100% देना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लास्ट गेंद पे ही होता ना छक्का मारा जाता है, वो वाला हाल था मेरा। फिर उसके बाद इंटरव्यू का जो दिन था, हाँ थोड़ी नर्वस थी। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी मेरे से चीज़ें पूछी, यार तू कैसे आंसर करेगी। अब उनके आगे हंसी आ रही थी, आंसर तो निकल नहीं रहे थे, हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार हो जाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। हाँ लास्ट टाइम दे रही हूँ, 100% दूंगी और बहुत अच्छे से दूंगी। और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, बहुत शानदार होता है। आपको इतना अच्छा कंफर्टेबल फील कराते हैं, आपकी एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। वो खुद कहते हैं आपको कि आप टेंशन मत लो, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, वो आपसे बातचीत भी करते हैं, एक तरीके से काउंसलिंग वाली चीज़ भी होती है वहाँ पे। और फिर जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, मेरे साथ जो मैम ने कहा ना ये वॉशरूम में थी, मैं वॉशरूम जाने को थी और मेरा नंबर रोल नंबर अनाउंस हुआ, मैंने लास्ट के 2 डिजिट ही सुने थे, पूरा रोल नंबर नहीं सुना। मैं वापस आई, मैंने कहा सर आपने अभी क्या बोला। बोला आपको आपका रोल नंबर याद नहीं है। मैंने कहा सर याद तो है पर मैंने पूरा नहीं सुना। फिर उन्होंने रिपीट किया, मैंने कहा यार मेरा है भी है या नहीं है। वापस से कंफर्म किया, मैंने कहा यार ये तो मेरा, क्योंकि फर्स्ट जाते ही मेरा नंबर आ गया था सबसे स्टार्टिंग में। अंदर गए, उन्होंने बहुत स्वीट जेस्चर से हमें अंदर भेजा, हमें काजू बादाम और टॉफ़ीज़ वगैरह उन्होंने हमें दी अपनी गुड विशेस के साथ। अंदर गए, जो ऑनरेबल जस्टिस थे उन्होंने भी बहुत कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने धीरे धीरे क्वेश्चंस करने शुरू किए, वो आपको एकदम से वो क्वेश्चंस नहीं फेंकते कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ। वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होकर मैंने आंसर दिया, क्योंकि सोच तो रखा ही था कि लास्ट टाइमर अच्छे से देना है, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली चीज़ थी। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लास्ट में उन तीनों ने जो फैकल्टी थे, अपने 2 ऑनरेबल जजेस थे और एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने बेस्ट विशेस देखे, विथ स्माइल मुझे भेजा और मैं स्माइल करते करते ही बाहर आई हूँ। और वही पेरेंट्स ने मेरा देखा चाहे। अनीता के साथ में एक उपलब्धि ये भी थी कि एक सिलेक्शन पहले जूनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे अभी है, और लॉ ऑफिसर के तौर पे पहले ही सिलेक्शन ले लिया था। वो एग्ज़ाम भी सारे जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले सारे स्टूडेंट देते हैं, वो भी उतना ही लेवल का एग्ज़ाम है। हाँ ग्रेड में बहुत अंतर है, लेकिन एग्ज़ाम के कंपटीशन में अंतर नहीं है। कंपटीशन तो आरजेएस में, एपीपी में, जेएलओ में लगभग बराबर सराबर है, लेकिन चूंकि ग्रेड अलग है, जो स्टूडेंट जेएलओ बन जाते हैं वो फिर आरजेएस की तैयारी कर रहे होते हैं, एपीपी बन जाते हैं फिर आरजेएस की, क्योंकि मकसद तो आरजेएस बनना है। तो अभी अनीता जूनियर लॉ ऑफिसर इस समय है, कार्यरत है, और तो ये भी इसके साथ में बहुत अच्छा था। और कोई कुछ पूछना चाहें तो इस बहुत बहुत शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं समापन की ओर ले जाता हूँ। दिव्या आपने कुछ नहीं पूछा, अभी दिव्या ने भी मेंस दिया और राजकमल, इन दोनों बच्चों ने मेंस दिया, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन ये दोनों पूछ लें। राजकमल
अनीता के साथ ही तैयारी कर रहा है, लेकिन इन दोनों बच्चों का दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, आगे हो जाएगा। साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इन सबको मिठाई खिलवाओ और ये अपनी दोनों बहनों को आप गेट तक छोड़ के आइएगा और इन्हें वीआईपी फील होना चाहिए। और ये समय समय पे बीच बीच में आपके मार्गदर्शन के लिए आती रहेंगी। ये राजस्थली परिवार की सदस्य हैं, तो ये आप उस फैमिली मेम्बर हैं, तो आपको सहयोग करना इनका एक दायित्व भी है। जब भी समय मिलेगा ये आएंगे, है ना। जब इनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, जब भी छुट्टी आएंगे, तो यहाँ चूँकि मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे बच्चे जो आज जुडिशल अफसर हैं वो कंटिन्यू आते हैं और वो जब मौका मिलता है तो वो यहाँ आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। उस दिन अभी 2-3 दिन पहले ही एक डीजे साहब आपके बीच में थे, तो वो भी अपना बता रहे थे। तो जो भी इस फैमिली के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सब सहयोग करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.